हाँ, तो एक नया चैप्टर मोलिकुलर बेसिस वाला आज स्टार्ट करेंगे। एकदम शुरू से और बेसिक से उठा के लेके चलेंगे आपको, और अंत तक हम लोग बहुत बढ़िया इस चैप्टर को आज कवर करेंगे। छोटा सा एक टॉपिक कवर करेंगे जो आगे के लिए आपके लिए आसान हो और आप अच्छे से कर पाएँ। बाकी सब चीज़ को नेगलेक्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फ्रेडरिक मैस्चर नाम का एक वैज्ञानिक था जो न्यूक्लिक एसिड से एक बस सेल था, ठीक है, इसको WBC बोलते हैं। उससे एक न्यूक्लिक एसिड निकला, उसका नाम दिया नुक्सलियन नाम दिया उसका, ठीक है। सॉरी, मैं बताना चाहता हूँ उसका नाम था न्यूक्सियन नाम दिया। उसके बाद फिर आए अल्टमान, एक वैज्ञानिक आए। वो देखे कि ये जो न्यूक्लिशियन है उसके अंदर एक एसिड है जिसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। उनका नाम क्या दिया? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम कौन दिया बच्चों? अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। अब न्यूक्लिक एसिड वो नाम दिए। अब न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार में बांट दिया गया था। एक डीएनए बांट दिया गया था, एक आरएनए बांट दिया गया था। डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक होता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी डीएनए होता है। और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। आरएनए भी तीन प्रकार का बढ़ गया था, mRNA, rRNA और tRNA। उसके बारे में आगे जानेंगे बहुत विशेष क्लास में, अभी उससे हमको जानना नहीं है, बस ये जानना है आरएनए भी तीन प्रकार का था। उसके बाद जब डीएनए को देखा गया तो डीएनए का फुल फॉर्म जो था वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड था। आरएनए का फुल फॉर्म था राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद जब डीएनए को देखा गया तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड था। क्या था? डबल स्टैंडर्ड में उसको बताना चाहूँगा कि डीएनए एक्चुअली कैसा था। मैं आपको फिगर से बताता हूँ कि डीएनए कैसा था। डबल स्टैंडर्ड था बच्चों, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली डीएनए का फिगर दिखा रहा हूँ वो कैसा था। ये देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये डीएनए का फिगर बच्चों। ये क्या है? डीएनए का फिगर है जो डबल स्टैंडर्ड था, समझे। उसके बाद जब ये हो गया तो बोला गया कि डीएनए जो है ऑलमोस्ट अधिकतर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और सम वायरसेस, ऑलमोस्ट वायरसेस नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ सम वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल था। अब सर ऐसा क्यों कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल बना? आरएनए भी तो बन सकता था। तो यहाँ पर जो तथ्य निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था, प्लस इसमें जो थायमिन था, थायमिन से जो डीएनए था वो एकदम स्टेबल था। क्या था? स्टेबल था। और जो यूरासिल, जो आरएनए में एक यूरासिल पाया जाता है, उससे क्या कम स्टेबल होता है आरएनए। आरएनए क्या करता है? वो समय के साथ बदल जाता है, एवोल्यूशन कर जाता है, एवोल्यूट कर जाता है, म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेशन से म्यूटेट आया था बच्चों, वो म्यूटेशन कर जाता है, बदल जाता है। एक लंबे समय के बाद वो बदल जाता है आरएनए। जैसे आप देखे होंगे कोविड-19 में, आप ले लीजिए कोविड-19 में बहुत सारा, एक क्या था? डेल्टा वायरस था, कोविड-19 था। ये क्या कर रहा था? एक 6 महीने के बाद, एक 7 महीने के बाद वो बदल जा रहा था, म्यूटेट कर जा रहा था। वो आरएनए, वो वायरस में क्या आरएनए था, इस कारण वो जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाया। अब आगे भी बताएंगे क्यों नहीं बन पाया। अब उसके बाद जो था, एक ह्यूमन में जो डीएनए का लेंथ होता है, जो डीएनए का लेंथ होता है वो 2.2 मीटर का होता है, ठीक है। 2.2 मीटर का है सर। हमारा जो सेल है वो बहुत छोटा सेल है सर, माइक्रो है, 10⁻⁻⁶ है सर। उसमें सेट कैसे कर पा रहे हैं हम 2.2 मीटर? उसको पूरा तोड़ मरोड़ के, बेटा ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली गए उठा के डाल दिए, नहीं, उसको पूरा तोड़ मरोड़ के हम लोग बैठाते हैं ना। क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन के रूप में उसको हम लोग बैठाते हैं उसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। क्रोमेटिन के अंदर, सेल के अंदर उसको हम लोग बैठाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरियोफेज था, सिंगल स्टैंड डीएनए एक बैक्टीरिया में पाया जाता है जिसका नाम है वायरस 124। क्या पाया जाता था? वायरस 124। उसमें जो है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा था, ओके। अब न्यूक्लियोटाइड भी देखो बाबू बहुत प्रकार का है। न्यूक्लियोटाइड भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक मिला है फॉस्फेट से,
एक शुगर से और एक नाइट्रोजन से। ठीक है, किससे किससे बन के बना है सर न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड सर 3 चीज़ से मिलकर बना है, एक फॉस्फेट से मिलकर बना है सर, एक शुगर से मिलकर बना है सर, एक नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना है। ठीक है, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अब फॉस्फेट यहाँ पर क्या काम कर रहा सर? फॉस्फेट का क्या काम था? तो फॉस्फेट क्या था, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसको नेगेटिवली चार्ज कर रहा था। क्या कर रहा था? नेगेटिवली चार्ज कर रहा था, वो नेगेटिव दे रहा था। अब प्लस जो फॉस्फेट होता है वो नेचर में एसिडिक नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। जो फॉस्फेट है वो हमारा नेचर में कैसा है? एसिडिक नेचर का हो रहा है। ओके, उसके बाद जो शुगर था, शुगर भी 2 प्रकार के, एक डीऑक्सीराइबो शुगर, एक राइबो शुगर। 2 शुगर 2 प्रकार के आपको शुगर मिलेंगे। डीऑक्सीराइबो शुगर का सारा स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देना चाहता हूँ। डीऑक्सीराइबो शुगर का जो स्ट्रक्चर होगा बाबू, वो होगा ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर आपका डीऑक्सीराइबो शुगर का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये डीऑक्सीराइबो शुगर का स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो राइबो शुगर का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? सर ये राइबो शुगर का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए ध्यान से, ये राइबो शुगर स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं बच्चों इसलिए मैं बता नहीं पा रहा। यहाँ पे देख लीजिए राइबो शुगर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सर ये तो हो गया। और डीऑक्सीराइबो शुगर को हम कैसे पहचानेंगे सर? एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। डीऑक्सी, डी मतलब होता है हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा देना वो होता है डीऑक्सी। अब बोलिएगा सर कहाँ से हटा देना? वहाँ पर तो सर बहुत सारे कार्बन है सर, हैं जो 5 गो कार्बन, 5 गो कार्बन में से कहाँ से ऑक्सीजन को हटा देंगे? तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन में, कौन नंबर वाले कार्बन में सर? सर सेकेंड नंबर वाले कार्बन में बच्चों आपको ऑक्सीजन को हटा देना है, वो आपका डीऑक्सीराइबो शुगर हो जाएगा। और जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो आपका राइबो शुगर हो जाएगा। आई मीन क्लियर? ये आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ने की प्रयास करता हूँ। अब ये हो गया सर नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस भी आ रहा है, एकदम आ रहा है बच्चों। अब नाइट्रोजन बेस भी आगे चल के 2 प्रकार में बढ़ जाएगा, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन पर क्या बटेगा सर? पिरामिडिन पर क्या बटेगा सर? इसका भी स्ट्रक्चर बता देते हैं, प्यूरिन का क्या है, पिरामिडिन का क्या है। आइए ध्यान से देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पे देखिए ये प्यूरिन का है। ठीक है, इसको ढक दीजिए, इसको कोई अब आपको नहीं देखना है, इसको देखना है। ये प्यूरिन है आपका, क्या है सर? प्यूरिन है। ठीक है, प्यूरिन में आपका टोटल 9 होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक आपका बेंजीन बन जाएगा, दूसरा यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ मिला दीजिएगा, ये 9 स्ट्रक्चर का बन के तैयार होगा। 9 कार्बन इसमें पाए जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, इसमें 9 कार्बन पाए जाएंगे। ठीक है, अब आइए फिर इसको देखते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, 9 कार्बन पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा सर? एक बात ध्यान रखिएगा, 1 ऑड नंबर याद रखिएगा, प्राइमरी नंबर नहीं, ऑड नंबर होता है जो 2 से विभाजित ना हो। ध्यान दीजिएगा, 1 3 7 9 ये हमारा क्या है? ऑड नंबर है बच्चों, इसको ध्यान से रखिएगा। इसको प्यूरिन पे आपका खत्म हो जाएगा। प्यूरिन पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसमें जो एडेनिन होगा वो ग्लाइकोनिन होगा। प्यूरिन में क्या क्या होगा? एडेनिन और ग्लाइकोनिन, जिसको ए और जी से भी हम लोग डिनोट करते हैं। आप पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ पर हम ए को टी के साथ, जी को सी के साथ जोड़ रहे थे, वही है, खाली इसका नाम आ गया एडेनिन और ग्लाइकोसिन। अब उसके बाद सर पिरामिडिन क्या था? तो पिरामिडिन देखो यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये पिरामिडिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन दिया हुआ है, एग्जैक्टली यहाँ पे 6 कार्बन है। और यहाँ पर जब नाइट्रोजन आपको पाया जाएगा वो 1 और 3 पे ही पाया जाएगा। सर 7 9 कहाँ गया बाबू? यहाँ पे 7 9 नहीं, यहाँ पे मात्र 6 स्ट्रक्चर होते हैं, 6 कार्बन पाए जाते हैं। तो आपका नाइट्रोजन बेस कहाँ पाया जाएगा? फर्स्ट और थर्ड पर, 1 और 3 पे नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा। इसमें साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा और यूरासिल, इसमें 3 चीज़ का पाया जाएगा, 3 चीज़ मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया सर। न्यूक्लियोटाइड भी, अब न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा सर? बॉन्ड बनाएगा। बहुत अच्छा बात सर, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, हम समझ रहे हैं। किसके साथ बॉन्ड बना रहा है बाबू? शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा सर? शुगर के साथ। बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शुगर का स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे शुगर का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? शुगर का। यहाँ देखिए बॉन्ड बना रहा है 5वां कार्बन के OH से। किसके साथ? 5वां कार्बन के OH के साथ बॉन्ड बना रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5वां कार्बन के OH के साथ। अब 5वां कार्बन के OH के साथ फॉस्फेट है। सर फॉस्फेट जब OH के साथ बनाएगा
तो देखिए जब भी फॉस्फेट या किसी भी एसिड OH अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाता है केमिस्ट्री में तो उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए फॉस्फेट OH के साथ बना रहा है। OH मतलब क्या? अल्कोहल ना। हाँ, OH फॉस्फेट OH के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे शुगर भी दो प्रकार का था, अब तो एक शुगर को लेकर चल रहा है, कॉमन शुगर उसमें लिखा हुआ। दोनों शुगर बेटा, डीऑक्सीराइबो भी और राइबो शुगर भी सेम ऐसा ही बॉन्ड दोनों में बनेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेगा, दोनों में यही बॉन्ड बनेगा। आइए चलते हैं। अब यहाँ सर फिर ठीक है, जो फर्स्ट कार्बन का OH होगा, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, फर्स्ट कार्बन का जो OH होगा यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन का जो OH होगा ना बेटा, वो नाइट्रोजन के साथ बेस बनाएगा। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। सर यहाँ पे प्यूरिन से भी बना सकता है और पिरामिडिन से भी बना सकता है। वेरी गुड, प्यूरिन पिरामिडिन दोनों के साथ बना सकता है, सही बात है आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर ये प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाए, अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन नंबर 9 के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? 9 के साथ। अगर प्यूरिन आ गया तो नाइट्रोजन का 9वें नंबर वाला नाइट्रोजन इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। सर वो बॉन्ड का नाम क्या होगा? देखिए एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाम होगा। अगर पिरामिडिन के साथ बनाया है तब सर तो वो कार्बन नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ ही वो बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ वो बॉन्ड बना लेगा, वो पिरामिडिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा, कहीं ना आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप हमको इसमें बता दीजिएगा, मैं इसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोऑइड का क्या है सर? वो भी शुगर। यहाँ पर देखिए फॉस्फेट नहीं होगा, अब ये जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फेट से नहीं बनेगा। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी था, न्यूक्लियोऑइड में फॉस्फेट नहीं होगा, सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है, तो सर ठीक है, इस तो आप बता रहे थे कि नाइट्रोजन जो फॉस्फेट है वो नेगेटिवली चार्ज था, इसलिए नेगेटिव कर रहा था। हाँ, वो जो नेचर में था वो क्या था? एसिडिक था। तो फॉस्फेट तो है ही नहीं सर, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जो इसका नेचर जो होगा वो बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? वहाँ जो क्या था वो फॉस्फेट था, फॉस्फेट रहने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज भी था और एसिडिक इन नेचर भी था, इसलिए वो पूरा एसिडिक नेचर हो जाता था, वो नेगेटिवली पूरा चार्ज हो जा रहा था। लेकिन यहाँ जो है न्यूट्रल हो गया और प्लस में ये बेसिक चार्ज का हो गया। क्या हो गया? बेसिक। समझ में आएगा? आई होप बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा हो। ये रहा आपका टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए। यहाँ देखिए एडेनिन है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? ग्लाइकोसिन है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? थाइमीन है, थाइमीन हमेशा ध्यान रखिएगा, थाइमीन हमेशा DNA में पाया जाएगा, RNA में यूरासिल पाया जाएगा। बाकी सब कॉमन है, बाकी दोनों में ये पाया जाएगा। थाइमीन अगर DNA में पाया जा रहा है तो कभी भी RNA में थाइमीन पाया नहीं जाएगा, वहाँ यूरासिल पाया जाएगा। यूरासिल अगर RNA में पाया जा रहा है तो वो कभी भी DNA में पाया नहीं जाएगा, ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा। बाकी जो बचा है एडेनिन, ग्लाइकोसिन, साइटोसिन, ये तीनों में दोनों में कॉमन होगा। अगर देखिए DNA का बात करें तो वहाँ पर आपको एडेनिन, ग्लाइकोसिन, थाइमीन और साइटोसिन ही पाया जाएगा, 4 चीज़। अगर RNA का बात करें तो एडेनिन, ग्लाइकोसिन, यूरासिल और साइटोसिन ही पाया जाएगा, यहाँ पर थाइमीन पाया नहीं जाएगा। ये बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिए, थाइमीन पाया नहीं जाएगा। अगर वो हमेशा DNA में ही थाइमीन पाया जाएगा और RNA में यूरासिल पाया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए, ये DNA का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए ये DNA है, ये पूरा क्या है? DNA है। डबल हेलिक, डबल हेलिक का मतलब होता है बंधन, ये ऐसे, ठीक है, ये बस ये सेम ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा। डबल हेलिक जैसे ही आएगा तो वो ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा। ध्यान से देखिए, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे बना लेगा बॉन्ड। कैसे बना लेगा? ऐसे बॉन्ड बना लेगा। डबल हेलिक का बात आएगा, ऐसे ही बॉन्ड बना लेगा। सर एक बात तो आप बहुत अच्छा बताए सर, डबल हेलिक है, ऐसे बॉन्ड
ये बना रहा है। ये चारगफ रूल एक आता बेटा, बच्चों में बताता हूँ आपको, एक चारगफ रूल आता है, ठीक है। चारगफ रूल में क्या है कि जो ए है वो टी के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा सर, ये भी आप हमको बता दीजिए, ठीक है। मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। देखिए अब देखिए, जो ए है मतलब एडिनोसाइन है, एडिलीन है, सॉरी, ए जो है वो एडिलीन है, ठीक है। एडिनिन जो है, एडिनिन जो है, ए जो है एडिनिन है, क्या है, एडिनिन, एडिनिन है सर, ठीक है। अब टी जो है थाइमिन है, क्या है, थाइमिन है सर। ए जो है एडेनिन, टी है जो थाइमिन, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बीच में है वो हमेशा आपको शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। ये जो जी है ग्लाइकोसिन, ये हमेशा साइटोसिन के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा, साइटोसिन। इसके बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ओके। ये हुआ चारगफ रूल। कौन सा रूल, चारगफ रूल, इसको चारगफ रूल्स बोलते हैं, ओके। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर सपोज मान लीजिए डीएनए, अगर डीएनए एक पूरा सा सर्कल, ये ऐसा सर्कल बनाता है, ठीक है, और 1/3/4 अगर टर्न वो एक बार में ले रहा है, ठीक है, तो वो 200 नाइट्रोजन बेस बना लेगा उसमें। इसका मतलब क्या है सर, समझ में कुछ तो आया नहीं, आप क्या बोल के चले जा रहे हैं। तो मैं इसको समझाता हूँ बहुत सरल तरीके से, बहुत न्यूनतम तरीके से। इस बातों को मैं अपने बातों को आपके समझ में रखना चाहूँगा। तो आइए कुछ नज़र डाल देते हैं सिलसिलाई तरीके से कि समझ में आ जाए। सर देखिए मैं ऐसे करके तो बना रहा हूँ, सर आपने भी ऐसे करके बनाया देखो ध्यान से। डीएनए कैसे बना, ऐसे बना, इसको ऐसे ले गया, ऐसे करके ऐसे ले आया, अब इसको ऐसे ले गया, ऐसे करके ऐसे ले आया, है ना। अब इसके बीच में ऐसे ऐसे नाइट्रोजन बेस बनेगा ना जी, देखिए नाइट्रोजन बेस बनेगा, हाँ सर बनेगा। तो ये 3' to 5', ये 5' to 3', देखिए ये उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे 5' देंगे तो यहाँ 3' हो जाएगा, और यहाँ 3' देंगे तो यहाँ 5' हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलता है, एंटी पैरेलल। ये हमेशा एंटी पैरेलल ही होगा। अब एक बात और, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच अगर बॉन्ड बने तब, सर अगर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड बने तो क्या बोलेंगे, तो देखो उसको क्या बोलेंगे, मैं इस बात को भी बता देता हूँ। अगर सपोज एन मतलब न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, एन मतलब न्यूक्लियोटाइड होगा, अभी एन के साथ जुड़ रहा है, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, तो यहाँ जो होगा 3 और 5 फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड, क्या बात, 3-5 फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड। अगर न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड बनाएगा तो फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड वो कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा, आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ आया ही आया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर जो चीज़ नहीं आया होगा वो चीज़ जरूर बताइएगा। और मैं कल आपका शुरू करूँगा द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आपका कल का जो टॉपिक होगा वो होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये आपका कल का टॉपिक होने वाला है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये आपका कल का टॉपिक होगा, इस पर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। गुड बाय, वेरी गुड, मिलते हैं अगले